गाइस, कैसे आप सभी लोग। वेलकम बैक टू ए न्यू वीडियो। जैसा कि आपको याद ही होगा, पिछली वाली वीडियोस के अंदर मैंने जो फर्स्ट और सेकंड चैप्टर थे पनोरमा बुक के, वो तो कंप्लीट कर दिए हैं। तो आज बारी है रैम्बो बुक की, जो कि हम रैम्बो बुक में हम करने वाले हैं वाटर चैप्टर का समरी। वाटर चैप्टर की समरी को बताने वाला हूँ मैं। तो ये फर्स्ट चैप्टर है, तो जल्दी से चलो स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर की समरी को। सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि ये प्रोफेसर सी वी रमन के द्वारा लिखी गई है समरी। तो स्टार्ट करते हैं इस समरी को। तो यहाँ पे बताया हुआ है सबसे पहले, मनुष्य हमेशा से ही व्यर्थ ही जीवन के काल्पनिक अमृत को, ये जो जीवन का काल्पनिक अमृत जो कि जल होता है, की खोज करता रहा है। काल्पनिक अमृत की तो खोज करता रहा है। इस दिव्य अमृत कि जिसका एक घूंट अमरत्व प्रदान करने वाला समझा जाता है। अमरत्व यानी जो मर ना सके, या फिर क्या बोलते हैं, अमरता प्रदान करने वाला है। लेकिन जीवन का सच्चा अमृत तो हमारे हाथों के निकट पड़ा हुआ है, अर्थात हमारे पास में ही है। क्योंकि यह सभी द्रव्यों में सर्वाधिक सुलभ द्रव है, सबसे अच्छी आसानी से मिल जाता है, सादा जल, जो कि है सादा जल। और मुझे वह दिन याद है जब मैं एक दिन उस रेखा पर खड़ा हुआ था जो कि लीबिया के मरुस्थल, लीबिया का एक रेगिस्तान, डेजर्ट ऑफ लीबिया, को मिस्र के जो नील घाटी थी, नील नदी की घाटी से अलग करती थी। मतलब एक जगह पे खड़ा हुआ था राइटर, तो इधर क्या है, लीबिया का रेगिस्तान था, बिल्कुल एकदम भयंकर वाला डेजर्ट। और एक साइड में था, वहाँ पे नील नदी की घाटी थी, तो वहाँ पे क्या है, बहुत ज़्यादा हरियाली थी। तो उस जगह की दृश्य को याद करता हुआ बोल रहा है, मिस्र की नील नदी की घाटी अलग करती है। और एक और लहराता हुआ रेत का समंदर, लहराता हुआ रेत का समंदर, मतलब चारों ओर रेत ही रेत था, जिसमें हरियाली का नामोनिशान या उसमें एक भी जीव दिखाई नहीं दे रहा था। और दूसरी तरफ दुनिया का सर्वाधिक हरा भरा, सर्वाधिक उपजाऊ, सघन आबादी वाला क्षेत्र था, रूप एवं वनस्पति से भरपूर था। यह अद्भुत अंतर किस कारण था? क्योंकि यह नील नदी का जल ही था, जिसके कारण यह अंतर था, जो कि अपने उत्पत्ति स्थल से 2000 मील दूर भूमध्य सागर की ओर बह रही है। अपनी उत्पत्ति के स्थल से देखें तो 2000 मील दूर, तो एक मील में बता देता हूँ 1.6 किलोमीटर होते हैं, तो मल्टीप्लाई कर देना 2000 को, तो 1.6 16 दूनी 32, यानी 3200 किलोमीटर दूर, 3200 किलोमीटर दूर तक भूमध्य सागर जो है उसकी ओर बह रही है। और भूवैज्ञानिक जो होते हैं वो हमें बताते हैं कि नील घाटी की संपूर्ण मिट्टी स्वयं नील नदी द्वारा ही बनाई गई है। जैसे कि मिट्टी को नील नदी, जैसे इस मिट्टी को उसके नील नदी की बाढ़ के पानी के द्वारा ऐसी एबिसिनिया की पहाड़ियों के क्षेत्रों से सुदूर मध्य अफ्रीका के सर्वोत्तम गुण वाली जो खाद है के रूप में लाया गया है, गाद के रूप में लाया गया है। और मतलब एसिबिया जो है ना, एबेंसीनिया के जो पहाड़ी क्षेत्र है उससे, और सुदूर मध्य, बहुत ज़्यादा दूर मध्य अफ्रीका है ना, जो सेंट्रल अफ्रीका, वहाँ से सर्वोत्तम गुणवत्ता वाली जो मिट्टी है उसको लाया गया है, उसके रूप में लाया गया है। तो बहुत लंबे समय से उस प्रणाली में जमा कर दी गई है, और जो बहुत लंबे समय से है, जो इस प्रणाली में जमा कर दी गई है, और जिससे होकर नील नदी समुद्र की ओर बहती है, समुद्र में गिरती है। मिस्र को वास्तव में इसकी नदी द्वारा ही बनाया गया है। इसकी प्राचीन सभ्यता का निर्माण एवं पोषण निरंतर नियमित रूप से वर्ष दर वर्ष बहकर आने वाले इसके जीवनदायी जल द्वारा ही किया गया था। फिर उसके बाद में चलते हैं नेक्स्ट वाले पैराग्राफ में। तो यहाँ पे बता रखा है, जल हमारे ग्रामीण क्षेत्रों के सौंदर्य को जितनी वृद्धि, नहीं, उससे पहले भी एक पैराग्राफ है। और मैं यह उदाहरण इस बात पर जोर देने के लिए दे रहा हूँ कि मैं बहुत से अन्य उदाहरण भी दे सकता हूँ कि यह साधारण द्रव जिसका हम अपने दिन प्रतिदिन में जीवन में कई महत्व नहीं समझते, मतलब कोई महत्व नहीं समझते जीवन के अंदर। हमारी पृथ्वी पर सर्वाधिक शक्तिशाली तथा सर्वाधिक अद्भुत वस्तु है। ये जो क्या है, सर्वाधिक शक्तिशाली और सर्वाधिक अद्भुत वस्तु है। और इसमें पृथ्वी के इतिहास की दिशा को आकार देने में
अत्यधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और हमारे ग्रह की सतह पर जीवन रूपी नाटक में यह निरंतर सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता आ रहा है। फिर उसके बाद में जल हमारे ग्रामीण क्षेत्रों के सौंदर्य को जितनी वृद्धि प्रदान करता है उतनी कोई और चीज़ नहीं करती है। जैसे कि चट्टानों में से दिसकर बहती हुई छोटी सी जलधारा ही क्यों ना हो, या मार्ग पर छोटा बना हुआ तालाब हो जहाँ से पशु शाम को अपनी प्यास बुझाते हैं। वर्षा जल को संग्रहित करने वाले तालाब दक्षिण भारत में जो मतलब नॉर्थ साउथ वाले जो साउथ इंडिया है ना, वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे बहुत सारे सामान्य है, वर्षा जल को संग्रहित किया जाता है, तो बहुत ज़्यादा सामान्य है, कहीं पे भी मिल जाएंगे अपन को वो पॉइंट। तथा जो वर्षा जल से भरे होने पर देखने में वर्षा जल से भरे होते हैं तो वो देखने में बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगते हैं, मनमोहक लगते हैं। परंतु दुख की बात यह है, इन्हीं तालाबों के रख रखाव में घोर उपेक्षा की जाती है। निसंदेह वे छिछले होते हैं, लेकिन यह कम ही स्पष्ट होता है, क्योंकि वह मनी मटमेला होता है, क्योंकि वह मणिमटलीला होता है तथा प्रकाश को परिवर्तित कर देता है। जो पानी होता है वो मटमैला होता है, मतलब उसमें गंदगी सी होती है, मिट्टी मिट्टी होती है, और जो प्रकाश होता है उसको परावर्तित कर देता है, इसलिए तल दिखाई नहीं देता। दक्षिण भारतीय कृषि के लिए ये तालाब परम आवश्यक भूमिका निभाते हैं। उदाहरण के लिए मैसूर में बहुत सारा जो चावल है, धान है, इसी के अंदर ही उगाया जाता है। मैसूर के अंदर की बात बताई जा रही है यहाँ पे। तो इसमें से कुछ तालाब तो आश्चर्यजनक रूप से खड़े हैं, और इनमें से किसी एक पर भी सूर्योदय या सूर्यास्त का दृश्य देखने में बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगता है। खूबसूरत लगता है। यह भू परिदृश्य में जल की तुलना एवं एक चेहरे पर आँखों से की जा सकती है। मतलब एक चेहरे पर की जा सकती है। ये जल की तुलना एक चेहरे पर आँखों से ही की जा सकती है। और यह समय के अनुसार मन स्थिति को दर्शाता है। समय के अनुसार जो मन स्थिति हो उसको भी दर्शाता है ये। फिर उसके बाद में स्वयं के अनुसार मन स्थिति को दर्शाता है। सूर्य के चमकने पर जल चमकीला व प्रसन्न दिखाई देता है। सूर्य के चमकने पर जल चमकीला दिखाई देगा और प्रसन्न दिखाई देगा। एवं सूर्य के आकाश मेघाच्छन्न यानी आकाश में छुप जाता है, तो यही जो जल है वो धुंधला एवं उदास दिखाई देता है। उसी प्रकार मनुष्य की मन स्थिति भी दिन के समय प्रसन्न एवं सायकाल का अंधकार होने पर उदास या निराशजनक हो जाती है। फिर उसके बाद में जल के विषय में हम सर्वाधिक उल्लेखनीय बात यह है, हमारी जो सर्वाधिक उल्लेखनीय बात, जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि इसकी गोद या सूक्ष्म कणों वाली मिट्टी, इसकी गोद के अंदर इसकी गाद या सूक्ष्म कणों वाली मिट्टी को घोलकर ले जाने वाली शक्ति, मतलब जो ऊपर की मिट्टी होती है उसको ले जाने वाली शक्ति, वर्षा जल से भरने वाले तालाबों को जल को विशिष्ट रंग का मूल कारण यही है। मतलब इसकी जो नीचे वाली मिट्टी होती है वो अलग अलग कलर के होते हैं कोई तालाब, तो उसका विशिष्ट कारण यही है, जो नीचे वाली मिट्टी होती है ना इसकी, वही है। तो जलग्रहण क्षेत्र में मिट्टी की प्रकृति के अनुसार यह रंग परिवर्तित होता रहता है, और वर्षा के तुरंत बाद बहकर आए जल में एक रंग सर्वाधिक स्पष्ट होता है। तेजी से बहता हुआ जल अपने साथ काफ़ी बड़े बड़े भारी भारी कणों को बहाकर ले जा सकता है। हालांकि सर्वाधिक सूक्ष्म कण अपने अधिक घनत्व के बावजूद भी जल में तैरते रहते हैं, और जल उन्हें दूर तक ले जाता है। जो छोटे वाले कण होते हैं वो जल में तैरते रहते हैं और जल उन्हें दूर तक ले जाते हैं। नहीं, कोई मोटे होते हैं वो जाते ही रहेंगे जल के साथ में, वो क्या है, उनको बहुत दूर तक ले जाएगा जल। और इस प्रकार के कण वास्तव में अत्यधिक छोटे होते हैं। इस प्रकार के कण वास्तव में अत्यधिक छोटे होते हैं, परंतु वे बड़ी संख्या में जब होते हैं तो इस प्रकार इन कणों का के रूप में ठोस पदार्थ की अविश्वसनीय रूप से बड़ी मात्रा एक साथ एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच सकती है। दूसरा यह मटमेला समुद्र जल है, जो मतलब मिट्टी मिला हुआ जो जल है, समुद्र के खारे पानी में मिल जाता है, तो बहाकर लाए हुए पदार्थ का अवक्षेपण तेजी से हो जाता है। अवशेषण यानी जल्दी से बैठ जाता है, जो भी पदार्थ बहाकर ले जाया हुआ होता है। तब
यह तब खड़ी आसानी से तब यह बड़ी आसानी से देखा जा सकता है कि जब कोई व्यक्ति जब कोई व्यक्ति स्टीमर द्वारा किसी बड़ी नदी के बड़ी नदी से गहरे समुद्र की ओर यात्रा करे। जल का रंग निरंतर मटमैला लाल या गाद से भरे हुए रंग से पीले से हरे रंग की पीले से हरे रंग के विभिन्न रंगों से होता हुआ अंत में समुद्र के नीले रंग में बदल जाता है। पहले कोई लाल होगा, फिर ब्राउन कलर का होगा, या फिर हरे कलर का होगा। वो धीरे धीरे किस में कन्वर्ट हो जाता है, वही समुद्र के नीले जल में कन्वर्ट हो जाता है। जलोढ़ क्षेत्रों में मिट्टी के परीक्षण से स्पष्ट होता है। जलोढ़ क्षेत्र होते हैं, उनके अंदर मिट्टी के परीक्षण से स्पष्ट होता है कि जल द्वारा बहाकर लाई गई। जलोढ़ क्षेत्र जहाँ पे बहुत ज़्यादा बरसात होती है, पानी जहाँ पे पानी आके रुक जाता है, खूब सारा पानी बहाकर मिट्टी ले के आता है, वो जलोढ़ क्षेत्र है। बहाकर लाई गई जो मिट्टी होती है, इस प्रकार की मिट्टी के जमा होने से बड़े बड़े भूखंड निर्मित होते हैं। मतलब बहुत बड़ी बड़ी जमीन निर्मित हो जाती है। ऐसा भूखंड अत्यंत सूक्ष्म पदार्थों से मिलकर बना होने के कारण अत्यधिक उपजाऊ होता है। फिर उसके बाद में चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। तो यहाँ पे बता रखा है अपन को जल के प्रवाह के भूगर्भीय प्रक्रियाओं को निस्संदेह एक बड़ी एवं लाभदायक भूमिका अदा की है। मतलब जल के प्रभाव ने, है ना, बहने का जो प्रभाव है उसने बहुत सारी भूमिकाएं अदा की है, जिसके द्वारा गर्भीय चट्टानों से पृथ्वी की सतह की मिट्टी का निर्माण किया गया है। हालांकि यही माध्यम जल का जो प्रवाह है समुचित स्थितियों में विनाशकारी भूमिका भी निभा सकता है और मिट्टी को बहाकर ले जा सकता है, जो संपूर्ण कृषि का आधार होती है। मतलब ऊपर वाली जो सिल्ट होती है वो संपूर्ण कृषि का आधार होती है, उसको भी बहाकर ले जा सकता है। और यदि इस जल प्रवाह को बिना रोक टोक आगे बढ़ने दिया जाए तो देश के जीवन पर इसके सर्वाधिक विनाशकारी प्रभाव हो सकते हैं। विविध देशों में और विविध रूप से विशेष रूप से भारत में बहुत सारे भागों में मृदा अपरदन की समस्या एक गंभीर अर्थ रखती है। वे स्थितियाँ जिसमें यह मृदा अपरदन होता है और इसे रोकने के उपाय सर्वाधिक गहन अध्ययन के योग्य हैं। मृदा अपरदन एक के बाद एक चरणों में होता है। मृदा अपरदन एक के बाद एक चरणों में होता है, मतलब स्टेप वाइज होता है। और इसे रोकने का उपाय सर्वाधिक ध्यान नहीं लिया जाता है। मतलब रोकने के उपाय पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता है। और बाद में चरणों में मिट्टी का कटाव बाद के चरणों में मिट्टी का कटाव और बह जाना, गहरी नालियाँ व कंदराओं का, मतलब खड्डों का निर्माण हो कंदराओं का निर्माण हो जाना। कंदरों ये जो मतलब गड्ढे होते हैं, उनके बनने के रूप में मात्र अत्यधिक दुखपूर्ण रूप से स्पष्ट होता है। ये जो नालियाँ और कंदराएँ होती है संपूर्ण कृषि को असंभव बना देती है। मतलब कृषि वहाँ पे नहीं हो पाती है। और अत्यधिक भारी वर्षा का अचानक फट जाना, और जिसके परिणाम स्वरूप अधिशेष जल बह जाता है, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा जल बह जाता है, मृदा अपरदन का मुख्य कारण है। और इसके सहयोगी कारण है भूमि का ढराव होना। मतलब भूमि में स्लोप ज़्यादा होगा, ऐसे पहाड़ टाइप में जैसे होगा स्लोप, तो उससे होता है वनस्पति रूपी सुरक्षात्मक आवरण का हटना, जो पेड़ पौधे काट देते हो उसका, ये भी एक कारण है इसका। और भूमि से बनी लीकों का अस्तित्व जिनमें से होकर जल तेजी से गति पकड़ता हुआ बढ़ रहा है। तो लीकों के यानी मतलब एक तो ढलान होना, भूमि में बनी लीकों का अस्तित्व जिसमें होकर जल तेजी से गति पकड़ता हुआ बहता रहता है। और इस प्रकार के बहाव पर किसी रोक का मतलब इस प्रकार के बहाव पर किसी रोक का अभाव नहीं होता है। और यदि ऐसी परिस्थितियां बनी रहे, ऐसा ही दुखपूर्ण रूप प्राय होता ही है। ऐसा दुखपूर्ण रूप प्राय होता ही है, जो बहुमूल्य मिट्टी की अविश्वसनीय रूप से बड़ी मात्रा में बह सकती है। जो बहुमूल्य मिट्टी की अविश्वसनीय रूप से बड़ी मात्रा में बह सकती है।
मृदा अपरदन सफल कृषि के जारी रहने के सम्मुख जो संकट उपस्थित करता है वह भारत के बहुत से भागों में खतरे का सूचक हो जाता है, जो शीघ्र ही ध्यान व रोकथाम संबंधी गतिविधियों की मांग कर रहा है। अर्थात भारत के बहुत से भागों में खतरे का नहीं, अर्थात जिस पर तुरंत ही ध्यान देने की आवश्यकता है। भूमि को सोपानकृत करना, जल के बहाव को रोकने के लिए बंधों का निर्माण करना, सीढ़ीदार खेती की प्रथा, एक तो बांध बनाना, सीढ़ीदार खेती बनाना, और सीढ़ीदार खेती की प्रथा, और समुचित प्रकार की वनस्पति उगाए जाना, मतलब बहुत सारे वृक्षारोपण करना, और बहाव को रोकने के लिए बांध बनाना, और सोपानुकृत करना। तो ये सारी चीज़ें क्या है, ये उपाय है मृदा के अपरदन को रोकने के लिए। यह स्पष्ट है कि जल के बहाव को शीघ्रतम एवं संभव हो सके, जल के बहाव को शीघ्रतम और संभव हो सके प्रथम चरण पर, मतलब जितना हो सके हमको पहले चरण में क्या होना चाहिए, उसको रोक देना चाहिए जल के बहाव को। और इससे पहले कि जल के बहाव की समस्या काफ़ी गति पकड़ ले, परिणाम स्वरूप बड़ी विनाशकारी शक्तियाँ जन्म ले लेती है। तो उसके बाद राइटर ने बताया कि जल जीवन का आधार है। प्रत्येक जीव व प्रत्येक पौधे के शरीर में स्वतंत्र रूप से या फिर सम्मिलित रूप से जल का पर्याप्त काफ़ी मात्रा में होता है। और कोई भी ऐसा शारीरिक गतिविधि संभव नहीं, मतलब जल के बिना कोई भी ऐसी शारीरिक गतिविधि है वो संभव नहीं है जिसमें द्रव का जो जल है उसका परम आवश्यक भूमिका न निभाता हो। जल है वो परम आवश्यक भूमिका न निभाता हो। वास्तव में जल प्राणी जीवन के लिए आवश्यक है, और जबकि पौधों व वृक्षों के लिए जीवन व वृद्धि के लिए मिट्टी में नमी उतनी ही आवश्यक है। जितने वृक्षों के लिए देखें अपन, तो उनके जीवन में मिट्टी में नमी जितनी आवश्यक है, वैसी यानी क्या बोलते हैं अपने लिए क्या बोलते हैं, हालांकि विभिन्न प्रजातियों में जल की मात्रा आवश्यक रूप से बहुत अधिक भिन्न भिन्न होती है। इस प्रकार जल का संरक्षण व समुचित उपयोग मानव कल्याण का आधार है। गहरे कुओं से प्राप्त जल के अतिरिक्त तथा अधिक सभी मामलों में जल का अंतिम स्रोत वर्षा या हिमपात होता है। अधिकांश भारतीय कृषि मौसमी वर्षा पर निर्भर करती है, और इसलिए भारतीय कृषि वर्षा की किसी प्रकार की अनुपस्थिति, मतलब जो भारतीय कृषि वर्षा है उसकी किसी प्रकार से अनुपस्थिति या फिर अनियमितता के प्रति बहुत संवेदनशील है। अगर वो चीज़ बारिश सही टाइम पे नहीं हो तो फसल खराब हो जाती है। अर्थात यदि वर्षा कम होती है तो भारतीय कृषि इससे अत्यंत प्रभावित होती है। मृदा अपरदन तथा अपर्याप्त या अनियमित वर्षा की समस्याएं एक दूसरे से घनिष्ठ रूप से संबंधित है। यह भी स्पष्ट है कि मृदा अपरदन को रोकने वाली तकनीक को अपनाने से जल के संरक्षण व उसकी आवश्यकता के स्थान पर इसे बनाए रखने में सहायता मिलेगी। दूसरे शब्दों में मिट्टी के ऊपर तथा मिट्टी में जल को बनाए रखने की सहायता मिलेगी। मिट्टी के ऊपर तथा नीचे मिट्टी के जल के स्तर को बनाए रखने में सहायता मिलेगी, और इसलिए इस प्रकार की तकनीकें दोहरा उद्देश्य सिद्ध करती है। ऐसी जो तकनीकें होती है वो दोहरा उद्देश्य सिद्ध करती है। हालांकि यह स्पष्ट है कि एक ऐसे देश में जहां मात्र मौसमी वर्षा होती है, वर्षा जल की एक बहुत बड़ी मात्रा आवश्यक रूप से जमीन के ऊपर से बह जाती होगी, बहुत बड़ी मात्रा में बह जाती होगी उसके ज़मीन के ऊपर से ही। इसलिए इस जल का संग्रहण व समुचित उपयोग अत्यधिक महत्वपूर्ण है। अधिकांश जल छोटी बड़ी नदियों व धाराओं में बहता जाता है और अंततः वह समुद्र में पहुंच जाता है। इस प्रकार देश के इस बहुमूल्य द्रव की अविश्वसनीय रूप से बहुत बड़ी मात्रा की हानि होती जा रही है। फिर उसके बाद में नेक्स्ट पेज पे चलते, तो यहाँ पे अपन को बता रखा है
हमारी नदियाँ जिनका जल वर्तमान में अधिकांश व्यर्थ ही बह जा रहा है, उन्हें नियंत्रित कर या नियमित करना चाहिए, नियंत्रित करना चाहिए, नियमित करना चाहिए। नियमित करना एक बहुत ही बड़ा राष्ट्रीय समस्या है, नियमित करना एक बहुत बड़ी राष्ट्रीय समस्या है। और जिस प्रकार राष्ट्रीय स्तर पर विचार करना, जिस प्रकार राष्ट्रीय स्तर पर विचार करना होगा और इसे निपटना होगा, राष्ट्रीय स्तर पर अपन को विचार करना होगा और इससे निपटना होगा। विशाल भूभाग जो वर्तमान में मात्र झाड़ झंकार से के जंगल है, बहुत सारे भूभाग है जो जहाँ पे केवल झाड़ झंकार ही है, ऐसे जंगल है, उन्हें साहसिक और सुनियोजित कदम उठाकर उपजाऊ व समृद्ध देश में बदला जा सकता है। फिर उसके बाद में वृक्षारोपण की समस्या जल आपूर्ति के संरक्षण में घनिष्ठ रूप से संबंधित होती है। प्रत्येक संभव तथा यहाँ तक कि असंभव क्षेत्र में भी सुनियोजित तरीके से उपयुक्त वृक्षों को रोपा जाना और ऐसे वनों का विकास जिन्हें जंगली व अनियंत्रित जंगलों के रूप में सभ्य जंगल कहा जा सके, यह भारत के एक सर्वाधिक महत्वपूर्ण आवश्यकता है। इस प्रकार के वृक्षारोपण प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूप से अत्यधिक समृद्धि के स्रोत होंगे और वे मृदा अपरदन को रोकेंगे और देश के मृदा अपरदन को रोकेंगे और देश के वर्षा जल को व्यर्थ बहने से रोककर संरक्षित करेंगे और सस्ते ईंधन की आवश्यक आपूर्ति उपलब्ध कराएंगे। जो सस्ते ईंधन है उसकी आवश्यक आपूर्ति उपलब्ध करवाएंगे। और इस प्रकार पशुशाला और खाद जो गोबर होती है के ईंधन के रूप में व्यर्थ रूपांतरण और अनावश्यक खाद बना देंगे। फिर उसके बाद में चलते हैं इस नेक्स्ट वाले पैरा पे। तो यहाँ पे बता रखा है जल की गति को नियंत्रित करने के लिए तथा इसकी आपूर्ति को संरक्षित करने के लिए आवश्यक उपाय ग्रामीण क्षेत्र के जीवन की उपयोगिता हेतु सहायक उद्देश्य भी हो सकते हैं। फिर उसके बाद में दे रखा है अब हम नहरों व नदियों के नावों तथा डोंगियों द्वारा यात्रा किसी देश के अंदर आंतरिक यात्रा का सबसे सस्ता साधन रहा है। मतलब यात्रा और नदियों में अगर देखें, नदियों के अंदर नहरों और नदियों के अंदर जो नाव होती है और डोंगिया होता है वो सबसे सस्ता साधन होता है देश के अंदर यात्रा करने का। हम रेल व सड़क निर्माण की योजनाओं के विषय में बहुत कुछ सुनते हैं, परंतु किसी ही देश के आंतरिक जलमार्ग के विकास के विषय में बहुत कम सुनते हैं। मतलब कोई ऐसी न्यूज़ नहीं आती कि है ना, क्या बोलते हैं, एक लंबे लेक का निर्माण हो रहा है जिसमें नाव चला करेगी और पैसे बहुत कम बचा करेंगे। सड़क की जगह वो चलेगी और नाव से क्या है, कोई वो भी नहीं होता, पोल्यूशन। फिर उसके बाद में कम सुनते हैं। फिर पुनः जल आपूर्ति और जल के जो संसाधन है, जल के संसाधन पर नियंत्रण रखने से प्राय विद्युत शक्ति जल के संसाधन है उन पर नियंत्रण रखने से प्राय जो जल विद्युत शक्ति का विकास भी संभव हो सकता है। मतलब उनसे अपन जल विद्युत शक्ति इलेक्ट्रिसिटी भी बना सकते हैं। जो पॉन्ड होते हैं, मतलब ये जो वो होते हैं ना, पॉन्ड तो नहीं लेकिन वो होते हैं ना, जो क्या बोलते हैं, बांध होते हैं। बांध में क्या है, वो मोटर लगा देते हैं जिससे जो वो टरबाइन घूमती है, टरबाइन से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो जाती है। तो वैसी वो चीज़ बताना चाह रहा हूँ मैं। तो उससे क्या है, इलेक्ट्रिसिटी भी बना सकते हैं। विद्युत शक्ति की उपलब्धता ग्रामीण क्षेत्रों के जीवन के लिए एक बहुत बड़ा परिवर्तन लाएगी। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को विविध दिशाओं में सुधार के योग्य बनाएगी। विशेष रूप से यह भूमिगत जल को वर्तमान की उपेक्षा अधिक सीमा तक उपयोग किए जाने की योग्य बनाएगी और इस प्रकार आपूर्ति के अन्य स्रोत की अनियमितता या अभाव के उत्पन्न होने वाली कठिनाइयों पर विजय प्राप्त करने में सहायक होगी। फिर उसके बाद में यह अर्थ तो एक अर्थ में तो जल सबसे अधिक साधारण द्रव्य है। एक अर्थ में देखें तो जल तो बहुत ज़्यादा साधारण द्रव्य है। दूसरे अर्थ में सबसे अनूठा द्रव्य है जिसमें ऐसे आश्चर्यजनक गुण हैं जो जीव व वनस्पति के जीवन को पोषित करने के लिए उसकी अनोखी शक्ति के लिए उत्तरदायी होते हैं। इसलिए जल के स्वभाव व इसके लिए जल के स्वभाव व इसके गुणों का अनुधारण करना सर्वोच्च वैज्ञानिक रुचि का विषय है
और और यह कभी भी समाप्त न होने वाला शोध का क्षेत्र है। तो ओके गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कर देना, और जो भी चैनल पे न्यू हो वो प्लीज़ सब्सक्राइब का बटन दबा के बेल आइकन का बटन जरूर दबा देना, ताकि मैं जो भी वीडियो नई डालूँ, जैसे मैं थर्ड चैप्टर की डालूँ, जैसे मैं उससे अगली वीडियो डालूँ कोई भी चैप्टर्स की, तो वो जल्दी से जल्दी आपको मिल जाए, ताकि आप जल्दी से जल्दी उसको रिवाइज कर सको, उसको समझ सको। तो इस पूरे चैप्टर में ओनली जल की इंपॉर्टेंस के बारे में बताया गया है, जल के जो संरक्षण है वो कैसे किया जा सकता है, जल के द्वारा जो मृदा अपण होता है उसको कैसे रोका जा सकता है। तो यही सारी चीज़ें जल को अमृत के समान बताया गया है। तो ये सारी चीज़ें बताई गई है सीवी रमन जी के द्वारा। तो ओके गाइस, गुड बाय। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को जरूर से लाइक करना, और जो भी चैनल पर न्यू हो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि मेरे को थोड़ा मोटिवेशन मिले नए वीडियोस बनाने का। ओके, गुड बाय।